बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और हर रोज़ की तरह दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। मौसम बहुत ही सुहाना है और मानसून जो है पाकिस्तान में इस वक्त पूरे जोबन पे दिखाई दे रहा है। एक नया स्पेल, एक नया सिलसिला एक बार फिर से सरगर्म हो चुका है और फोकास भी है महकमा मौसमियात की नाज़रीन वो ये कि पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जी हाँ, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है और शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है और साथ साथ बताया जा रहा है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मरी और इन तमाम इलाकों के गिरदोनवा में भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। तो महकमा मौसमियात ने शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का इंतबाह जारी किया है। साथ ही साथ आसमानी बिजली से एहतियात बरतें। मुतालिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस सख्त किस्म के मौसम में हमारे तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके वो बेहतर होंगे ताकि बर वक्त कार्रवाई की जाए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से हमें खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। गाय बगाए हम आपको मुतला करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप 5 स्टोरीज का जिक्र करेंगे जिसमें दूसरा मरहला आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से नून लीग को बड़ी फतह मिली है और वो कामयाबी की तरफ गामजन है। आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इल्ज़ाम तराशियाँ भी जारी हैं और इन इल्ज़ामात की जद में ये इंतखाबी अमल भी जारी और सारी है। तो अभी तक के नताइज का अहवाल आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद बात करेंगे बरतानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल ना होने की यकीन दहानी कराई है। ईरान, अमेरिका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया, ईरान का ये कहना है। और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। इस पर भी तफसील से तबसरा करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है, कौन किसको राम कर पाएगा और क्या टेबल टॉक होगी या नहीं, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। और फिर बात होगी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट की, जिसमें पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए हैं वेस्ट इंडीज़ ने। और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। तो ये तब्दीलियां हमारे लिए कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? क्या हम पहले टेस्ट का बदला ले पाएंगे? और हमारे जो बल्लेबाज 8 से ज़्यादा डबल फिगर में दाखिल हुए बगैर पवेलियन लौट गए थे, इस बार उनकी कारकर्दगी में क्या बेहतरी आने जा रही है? सरफराज अहमद की तरफ से भी कंसर्न शो किए गए थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार हम हिसाब चुकता करें, वरना 26 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ का ख्वाब पूरा हो जाएगा होम ग्राउंड पे पाकिस्तान को शिकस्त देने का। उसके बाद बात होगी लाडला बेटा आखिर शादी के बाद खटकने क्यों लगता है। वालिदैन बेटे की शादी से पहले उसे रिश्तों का तवाज़ुन बरकरार रखने की तरबियत कैसे दें और वालिदैन समेत बहू के लिए एक साजगार माहौल कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू होगी। बिल्कुल, और आखिर में बात होगी मौसम बरसात की, जिसमें फूड पॉइजनिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। कौन सी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जो कि जहर न बने, हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो स्किन के मसाइल हैं, जो डायरिया के और दीगर मसाइल हमें देखने में आते हैं मौसम बरसात के साथ, जो फ्लैश फ्लडिंग है, जो बरसात की वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासर होता है, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो सेहत बिगड़ जाती है वो भी बहरहाल एक बड़ा मसला है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो ज़ूद हज़म हैं, जिनसे मसाइल नहीं होते और जिससे आप तंदुरुस्त व तवाना रह सकते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश। और इसी हवाले से ही आज के तमाम मौज़ूआत को हमने तरतीब दिया है। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है हम सब के लिए। आज़ाद कश्मीर हमारे दिलों के बहुत करीब है और नई बनने वाली जो हुकूमत है हम उससे तवक्को करते हैं कि वो तमाम तर जो चैलेंजेस हैं, जिसमें इस वक्त कशीदगी भी है, जो गम व गुस्सा भी है, उसको भी दूर किया जाएगा। और जो महरूमियाँ हैं उन्हें तो ज़ाहिर बात है कि आप मैंडेट लेकर आएंगे तो ओवरकम करना ही होगा, लेकिन इल्ज़ाम तराशियाँ हम देख रहे हैं कि शिद्दत के साथ जारी और सारी हैं। तो आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर असम्बली का इलेक्शन, नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल है। गैर हतमी नताइज के आमद का सिलसिला भी जारी है और 12 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, जबकि 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब है। राजा परवेज अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या कहते हैं, वो पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। कि इसको मामूली वाकया समझा जाए। इलेक्शन में जो धांधली होती है, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो चौधरी लतीफ अकबर साहब, उन पर हमला होता है, उन्हें जदोकूब किया जाता है और आप फरमा रहे हैं कि नहीं वो कोई ऐसे तू तकार हुई।
ये किस किस्म के इंतखाब जिससे आम शहरी जो है, आम वोटर जो है वो नालायक है। हम तो चाहते थे कि इलेक्शन हो, अब भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन हम चाहते हैं साफ शफाफ हो, क्रेडिबल हो, वोटर का हक ना जाया हो, वोटर के साथ ज्यादती ना हो, वहां कोई बदमाशी ना हो। कौन है वो बदमाश जो 100 150 का जत्था बनाकर हमला आवर होते हैं और आपकी पुलिस खड़ी देख रही होती? किस तरह आप कहेंगे कि ये बड़े क्रेडिबल इंतखाबात? राजा परवेज अशरफ साहब को आपने सुना है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस शिकवे का जवाब दिया है, क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह, आइए वो भी सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और लोगों को जो है वो हक़ राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। मुश्ताक शाह साहिब नामी धक्के से वो बुजुर्ग जो है वो गिरे हैं। लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और सारा दिन यही कर रहे हैं कि देखें मुस्लिम लीग की नीयत सामने आ गई है, ये बंदा हमारा जो है वो कत्ल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, आप अपने लोगों को देखें। इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें। ठीक है, हमारे साथ राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं वादी नीलम से मोहम्मद सदीक ख्वाजा, आज़ाद कश्मीर वादी नीलम से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। और मोहम्मद सदीक ख्वाजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सूरत हाल अब इस वक्त दरपेश है उसके हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कीजिएगा। क्या पुरअमन इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम जो धांधली के इल्ज़ाम हैं वो गलत हैं, आपने क्या अपनी नज़रों से देखा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादी नीलम की बात करूं तो वादी नीलम में 2 हल्के हैं, LA-25 नीलम 1 और LA-26 नीलम 2। जो हमारा ज़िला है इसमें LA-25 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर साहब भारी अक्सरियत से जीते हैं। उनके वोटों की तादाद है 18,925, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून रह चुके हैं, उनके वोट जो हैं वो 13,596 हैं। अगर मैं बात करूं LA-26 नीलम 2 की तो यहाँ जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यही मियां अब्दुल वहीद। इनके वोटों की तादाद है 17,466 और इनके मद्दे मुकाबल शाह गुलाम कादर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, इनके वोटों की तादाद है 15,460। अगर इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन का टर्न आउट ये 52% रहा है। अगर अमन अमान की बात करूं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दोनों अजला में दोनों हलकों में इलेक्शन मुकम्मल अमन से गुजरे हैं। किसी भी जगह से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं। अगर पुरअमन तरीके से सदीक ये इलेक्शन गुजरे हैं तो फिर धांधली के इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रही है, आपने ग्राउंड पे क्या देखा? जी मैं हर पोलिंग अपने जो हल्का है इसके पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, किसी भी जगह कोई भी धांधली के मुझे आसार नजर नहीं आए, क्योंकि ये जई इलाका है, लोगों ने बड़े प्रमन तरीके से। ठीक है, ये खुशाइंद है। आपसे गाहे बगाए हम सूरत हाल जानते रहेंगे। हमारे साथ चौधरी सईद साहब रहनुमा नून लीग आज़ाद कश्मीर से मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बड़ी खुशाइंद बात है कि इस कशीदा सूरत हाल जहाँ पे एहतजाज भी हो रहा था और हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें भी बड़े कंसर्न्स थे कि ये सूरत हाल जल्द से जल्द कंट्रोल में आ सके। ऐसे में एक आइनी अमल को आगे बढ़ाना यकीनी तौर पे खुशाइंद है, लेकिन इसमें भी शुकूक व शुबात जो इल्ज़ामात पैदा सामने आ रहे हैं उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। तो नून लीग किस तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स को, ख़ासतौर पे आपकी इत्तेहादी भी है विफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी और कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि नताइज को तस्लीम किया जा सके, उसके लिए क्या काविश की जा रही है? काविश देखें, इलेक्शन बहुत प्रमन और फेयर एंड फ्री हुए हैं। अब किसी हारने वाली जमात को कोई नैरेटिव तो चाहिए कि हम क्यों हारे, वो अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। पाकिस्तान में आप बैठे हैं, देख रहे हैं कि सिंध में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। इस तरफ साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, वो जीत गए, वो फेयर थे, और जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं वहाँ पे धांधली होगी। चूँकि अपनी शिकस्त और खिफत को मिटाने के लिए उनको ये चाहिए।
वैसे जो धांधली है वो पीपल्स पार्टी के डीएनए में मौजूद है। इसकी बिगिनिंग से देख लें 77 से ऑनवर्ड, जब इनको मौका मिला उन्होंने धांधली की और वही उनके जहन पे है कि शायद दूसरा भी ऐसा करते हैं। हमारे पास पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा के सूरत में एक परफॉर्मेंस है जिसको देखकर लोगों ने वोट किया। आप खुद महसूस नहीं करते लाहौर में कि जी ये वो लाहौर है जो 2 साल पहले था, 3 अच्छा, साल पहले मरीम था। नवाज साहबा पे एतराज़ ये होता है कि एक तो वो वज़ीर आला होते हुए कैंपेन का हिस्सा बनी, फिर पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से ख़रीदी हुई जो बसें थी वो कश्मीर में उन्होंने गिफ्ट किए हैं, तो वो सवाल तो बनता है कि वो किस खाते में किया गया। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से नहीं आई थी, वो आई थी चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से, और 3 घंटे के बगैर आई और जलसा किया और वापस चली गई। जहाँ तक ये सवाल है, पंजाब एक बड़ा सूबा है, अपने NFC अवार्ड में 2% शेयर नहीं करता। बात हो तो अपनी वो जो यकजहती शो नहीं करते। अगर आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपने वसाइल से कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से जनूबी पंजाब में बहुत से शहरों में हम देखते हैं पंजाब के अंदर भी ज़रूरत है अच्छी ट्रांसपोर्ट की, तो क्या पंजाब के लोगों का हक पहले नहीं है? ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। क्या ये सिलसिला बसें आने का ख़त्म हो गया या उन इलाकों पर एड्रेस नहीं किया जाएगा? लेकिन वहाँ पे 1500 के करीब बसें 20 बसेस दी हैं आज़ाद कश्मीर को एक यकजहती के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन चौधरी सईद साहब, अच्छा स्टंट था नून लीग का इलेक्शन वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, ये तो आप भी मानेंगे, लेकिन अब भी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पीपल्स पार्टी जो कि आपकी इत्तेहादी भी है, वो अब इन इलेक्शंस को फेयर नहीं मानती है और ना ही इनके नताइज पर वो उन्हें तो कोई तसल्ली हो रही है। तो फिर क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो अकेले वहाँ पर हुकूमत अपनी बना सकती है? और नून लीग का पलड़ा वैसे तो हम भारी देख रहे हैं, जिन सीटों से अभी इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं या जिनके मुलतवी हो गए हैं, 27 का कहा जा रहा है, वहाँ से भी अभी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, वो भी सीट आप ही के हक में जाती हुई नजर आ रही है, आप हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ा फेयर पार्टी की गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, बड़ा फेयर और क्लियर मैंडेट आया है पाकिस्तान को। अगर आप अब तक की सूरत हाल को देखें तो भी जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर दरकार हैं वो पूरे हो चुके हैं। पूंछ डिवीजन अभी बाकी है, उसका इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह वहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्ट्रल इसमें परफॉर्म करेगी और एक अच्छी वेल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बनाएगी जो डिलीवर करेगी। इस वक्त लोगों का जो मसला है आज़ाद कश्मीर में वो माशी है कि यहाँ पे जो वसाइल हैं, वो जो मसाइल हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सईद साहब, रहनुमा नून लीग आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद सदीक ख्वाजा, नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर नीलम वादी से भी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इलेक्शन बहुत ही फेयर हुए हैं, कोई किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है और नून लीग इस वक्त पूरी तरह से तैयार है आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। बिल्कुल, और जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, उनका हल भी इस वक्त की ज़रूरत है। जो भी हुकूमत बनती है, जो भी पार्टी लीड करती है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबको साथ लेकर इन मसाइल पर काबू पाए और ये यकीन दिलाए कश्मीर के लोगों को कि उनका हक उनके मैंडेट के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका जंग जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से तेज़ी आई है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि किसी हद तक उसके अंदर कमी देखी जा रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल ना होने की यकीन दहानी कराई है और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान भी आया है। इस पर आगे चल के तफसील से बात करते हैं और साथ में कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करते हैं। शरीफ शुरू हो चुका है दाता साहब का, तो उसके हवाले से भी अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी हैं। तौसीह मंसूबे का काम जो है 90% मुकम्मल हो चुका है और उर्स और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम की जो बाद अंडरपास का इफ्तिताह है वो भी कर दिया जाएगा ताकि तौसीह की जो एरिया है उनकी ताज़ीन व आराइश भी इस हवाले से जारी रहे। तो इस उर्स की तकरीबात के हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राना वहीद वहाँ पर मौजूद हैं। राना वहीद, कहाँ से कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, इंतज़ामात कैसे हैं और कितने रोज़ तक ये उर्स जारी रहेगा?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो सालाना उर्स मुबारक है उसका सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज़ है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं अंदरून मुल्क बिरून मुल्क से यहाँ पे आते हैं और दाता दरबार पर हाज़िरी देते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो नज़र न्याज लंगर का सिलसिला भी जो है वो यहाँ पे जारी है और उसमें बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन के लिए जो है यहाँ पे लंगर का इत्माम किया जाता है। महकमा औकाफ जो है उसका अपना लंगर होता है और इसी तरह 5-6 मुखय्यर हज़रात जो बड़े हैं वो भी लंगर का इत्माम करते हैं। तकरीबन इसमें देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो आते हैं उनकी तवाज़ो जो है ठंडे दूध से की जाती है। हज़ारों लीटर दूध जो है यहाँ पे लंगर के तौर पर जो है ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। तो ये एक बड़ा जो है इवेंट है लाहौर का, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो चेलम है उसका अगर देखा जाए तो वो भी जो कल होगा और उसमें भी बड़ी तादाद में जो अज़ादारान हुसैन है उसमें शरीक होते हैं। तो करबला गामे शाह पे वो इख्तिताम पजीर होता है। इसी तरह जो दाता दरबार और करबला गामे शाह के दरमियान बहुत कम फासला है। तो इस तमाम इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ किया जाता है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं। दाता दरबार के उर्स की अगर बात की जाए तो 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो दाता दरबार के अतराफ में तैनात हैं। इसी तरह बलाई मंजिल के ऊपर जो है स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और इसी तरह वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। तमाम मज़ार के जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पे जो बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो सेक्रेटेरिएट चौक से जो है आगे कंटेनर लगा दिए जाते हैं और चूँकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम है तो उसके लिए और दाता दरबार की सिक्योरिटी के लिए जो है तमाम इतराफ़ को जो है वो कार्डन ऑफ किया जाता है। तो ये सिलसिला जो है हम देखते हैं कि जो ज़ायरीन हैं उनके लिए रास्तों के अंदर जो है वो सबील का इत्माम होता है, लंगर का इत्माम करते हैं मुखय्यर हज़रात अपने तौर पर। जो भी मेहमान आते हैं लाहौर के अंदर दाता की नगरी में उनकी तवाज़ो के लिए जो है लंगर का भी वसी एहतमाम हमें देखने को मिलता है। इसी तरह हमारे साथ ज़ायरीन हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप उर्स मुबारक पे यहाँ पे कैसा लगता है? हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो फ्यूज़ बरक़ात हैं क्या देखते हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिला रहनुमा। दाता पे आने का मकसद है कि यहाँ पे हमें बड़े जो है ना बरक़ात मिलते हैं। हमारे बड़े जितने थे सब आते रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हमारे आने तक जितनी नस्लें इंशाल्लाह आती रहेगी। दाता पे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आने पे। यहाँ पे आके यहाँ पे इंसान को ज़िंदगी में बहुत सुकून और ज़िक्र करने का बड़ा मज़ा आता है। यहाँ आने का मकसद यही है कि इंसान को यहाँ पे अच्छा बुरे का भी पता चले। और यहाँ पे आके 983वां उर्स मुबारक शुरू हुआ है और यहाँ पे आके ज़िक्र भी कर रहे हैं और यहाँ पे महफ़िलें भी हो रही हैं और लंगर शरीफ भी माशाल्लाह बहुत चल रहा है और वसी चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आपने जैसे गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे दरबार के ऊपर जो है महफ़िल नात का मस्जिद की जो दाता दरबार जामे मस्जिद है वहाँ पे महफ़िल नात होती है, कुरात होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना वहीद और हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त बहुत सारे ज़ायरीन वहाँ पर पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल ना होने की यकीन दहानी करा दी है, जो कि खुशाइन बात है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई कहते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका ने MOU के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाली की इजाज़त नहीं दी है और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया है और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी हुई है और ये बार बार जो वादा खिलाफ़ी है वो तो अमेरिका की जानिब से की जाती है और हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है ताकि जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो जारी रखा जा सके, जो एक तेल की या दीगर अशिया की तरसील है वो यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। एक तरफ अमरीकी ओहदेदारान ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका किसी बड़े हमले की कार्रवाई कर रहा है और इस तरह के बयान इस वीकेंड के लिए भी था, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जा रहा है कि बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन हमला नहीं करेंगे या उसमें मुआवनत नहीं करेंगे ईरान पर। ईरान को इस चीज़ का यकीन है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि वाकई ऐसा होगा? इस बात के कितने इम्कानात हैं? और अभी जो एक बार फिर से हामी भरी है ईरान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की, इससे हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अच्छा नतीजा निकल पाए? देखिए, ये जो ईरान पे इस वीकेंड पे हमला होना था, पहले भी बहुत दफ़ा ये जिक्र हो चुका है, पहले भी ट्रंप बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हमले होते भी हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस हमले की तैयारी थी वो बहुत बड़ा था और जो इसको फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। ईरान के अंदर इस बात की तकरीबन 99% चांसेस थे क्योंकि वो अपना पूरा मिलिट्री
जो सेटअप है उसको इस तरह से शिफ्ट कर रहे थे जिसे जो वॉर के एनालिस्ट हैं, मिलिट्री के एनालिस्ट हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनको पूरा यकीन है कि एक बहुत बड़े हमला जो है उनकी तैयारी हो रही है। और यही अमेरिका के अंदर भी बातें थी। नेतन्याहू भी मिल के आए तो यकीनन कोई ना कोई वहाँ पे खिचड़ी पका के आए होंगे, जिसमें ज़ेलेंस्की भी उसमें के अंदर मौजूद था। लेकिन लास्ट मिनट पे फिर ट्रंप ने कहा कि जी जिसको उनके अमेरिका में कहते हैं ट्रंप टाको, तो वो चिकन आउट कर गए और उन्होंने कहा कि जी हम हमला नहीं कर रहे। और इसको बयानिए के तौर पे कहा कि इसको हम, क्योंकि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे हमसे बैठकर बात करने के लिए तैयार है, जिसको फ़ौरन ही ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बातचीत तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी हुई है और अगर उस बात पे ये कायम ही नहीं रह सकते तो हमने बार बार इनसे बात करके क्या करना है। और साथ में जो आप गालिबाफ के जिन इंटरव्यू की बात आप कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारी बातों के जवाब थे। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ख़ास तौर पे और एक्सियोस जो है वो धड़ाधड़ आर्टिकल लिख रहे हैं और एक इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमान और ईरान के दरमियान कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन है और उनके दरमियान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो इंतज़ाम है उसका संभालने के दरमियान उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो उसका जवाब दे रहे थे क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने रिसेंटली लिखा है कि जी मुआहदा हो रहा है ओमान और ईरान के दरमियान, जिसमें तय पा रहा है कि जो इनबाउंड जो वेसल्स हैं वो ईरानी कोस्ट की तरफ से जाएंगे और आउटबाउंड जो हैं वो ओमानी से जाएंगे और दो रास्ते बन रहे हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारा जो बातचीत हो रही है उसमें किसी दो रास्ते की बात नहीं है, इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए एक ही रास्ता होगा। और साथ में बल्गारिया और यूक्रेन जो हैं, बल्गारिया के बारे में वेस्ट से ही खबर निकली कि जी उनकी एक एयर बेस जो है वो इस्तेमाल होगी, जिस पे बल्गारिया ने कहा कि नहीं हम नहीं करने देंगे। और यूक्रेन ने तो रिसेंटली ईरानी जहाज़ पे जो हमला किया है उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी है कि उसकी माजरत भी की है। बिल्कुल, वो बैकफुट पर चले गए हैं और यही यकीन दहानी ईरान के पास भी डॉक्टर शाज़ी साहिबा के ये ममालिक जो है उनको दूसरे ममालिक को, दुश्मन ममालिक को उनके ऊपर हमला करने में मुआवनत फ्राहम नहीं करेंगे, ना ही उनके अड्डे इस्तेमाल होंगे। लेकिन जिस तरह आप भी कह रही हैं कि नेतन्याहू की जो मुलाकात वाशिंगटन में हुई उसमें वो राम करने में कामयाब हो गए, डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ पर आमादा करने में कामयाब हो गए कि अब दोबारा से एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाए। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये भी है कि इजराइल की जानिब से किसी किस्म का हमला नहीं किया जाएगा या इन हमलों में इजराइल की शमूलियत नहीं होगी। तो क्या अमेरिका फिर भी ये हमले करेगा, इतनी बड़ी गलती करेगा जब इजराइल ने अपना पल्ला झाड़ लिया, या इजराइल अपना ना तो फौजें भेजने के लिए तैयार है, ना ही खुद अब इस जंग में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका से वो चाहता है कि वो ये जंग जारी रखे। तो इस सूरत में भी क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ये जंग जारी रख पाएगा और क्या हमला कर पाएंगे? अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिका क्या करे अब, कैसे जो है वो एक सुपर पावर जो है वो वापस चली जाए और कहे कि जी हम इस बुरी तरह से शिकस्त खा के आ गए हैं। एक रास्ता निकल सकता है कि ट्रंप जो है वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विक्ट्री जो है अपने ट्रूथ सोशल पे कह दें कि जी हमने, जैसे वो बार बार कहते हैं, नेवी हमने ओब्लिटरेट कर दी, हमने उनका सारा जो है जहाज़ बर्बाद कर दिए, उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये एक ट्रूथ सोशल की पोस्ट लिखकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएं, किसी और तरफ मुँह कर लें, क्यूबा की तरफ अब अगला सुना है इनका टारगेट है। एक तो ये तरीका हो सकता है जो कि अगेन इसको कौन अकल का आदमी जो है वो ख़रीदेगा। लेकिन अमेरिका के पास जो इजराइल ने जिस तरीके से उनको इसके अंदर घसीट दिया है, अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं है कि या तो ईरान जो है वो झुक जाए और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम पे सबसे पहले निगोसिएशन स्टार्ट कर दे, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अमेरिका खुशी खुशी घर चला जाएगा। ईरान कहता है जी न्यूक्लियर पे बात तो आप इन 14 पॉइंट्स में है ही नहीं, अगर है तो कहीं बहुत आखिर में, आप इस तरफ तो आए ही ना, पहले जो आपको हमने ये MOU आपने किया है आप इसकी तो पासदारी करिए, फिर आगे चलते हैं। गल्फ के कंट्रीज ऑलरेडी बहुत बड़े क्वागमायर में हैं, इस दफ़ा के हमले रोकने में उनका बहुत बड़ा किरदार। सुना है कि सऊदी अरेबिया ने और बाकी गल्फ कंट्रीज ने कैटेगोरिकली अमेरिका से कहा है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली डैमेजिंग है। जिस तरह का बिल्डअप आप कर रहे हैं और जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान रिटेलिएट करने के बारे में सोच रहा है, और रिटेलिएट उसने अल्टीमेटली हम पे ही करना है, जो कि मेरी सबसे बड़ी रेजर्वेशन है कि वो इजराइल पे रिटेलिएट करे, जिससे अमेरिका को फर्क भी पड़ेगा और ज्यादा फर्क पड़ेगा।
तो वो उसकी कोई अपनी स्ट्रेटजी लेकिन है, अभी कोई war planning है, अमेरिका कोई- की तरफ से डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि उसके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इस जंग को जारी रखने का जस्टिफिकेशन या रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि जो मकासद लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस खत्ते में आए थे नेतन्याहू के कहने पर, वो तो रिजीम चेंज था या फिर एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना था। ये दोनों मुद्दे तो कहीं बहुत पीछे रह गए। तो अभी डैमेज कंट्रोल करना मकसद है, इस जंग को जारी रखना, या फिर किसी बड़ी कार्रवाई के लिए माहौल बनाना है? हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल तो रिजीम चेंज ही करना चाहते हैं, हासिल तो वही करना चाहते हैं जो इजराइल के गोल हैं कि किसी भी तरह का जो ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, चाहे उसके टुकड़े किए जाएं, चाहे उसके अंदर केओस क्रिएट किया जाए, बस उसको न्यूट्रल किया जाए, वो इजराइल के लिए कोई थ्रेट ना रहे। ऑब्जेक्टिव तो यही है। बड़ा हमला होगा तो भी इसीलिए है, अगर जंग जारी रहती है तो भी इसीलिए, लेकिन ये दोनों बातें होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। तो दिखाया ये जाएगा, जो नैरेटिव बनाया जाएगा वो स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलना और इंटरनेशनल जो वाटरवेज हैं उनके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ की बात करते हुए, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए, कोई नेविगेशन के राइट्स की बात करते हुए, और ये कि जी हम पूरी दुनिया के थानेदार हैं और हमने ये कोसों दूर जो है एक रास्ता बंद है तो इसको खुलवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस इमेज के साथ जो है वो हमले की तैयारी की जाएगी। मगर वॉर की कैजुअल्टीज इतनी ज्यादा हैं अमेरिका की, जिसको वो बता नहीं रहे हैं। और अब जो बच्चे वापस जख्मी होकर जा रहे हैं अमेरिकी फौजी, या जो जिनकी हलाकतें हो गई हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं अब वो मीटिंग्स में आना शुरू हो गए हैं इक्का दुक्का। रिसेंट एक औरत के ऊपर एक खातून अपने बच्चे की तस्वीर लेके आ गई, उसको दिए जाने वाला खाना वो दिखा रही थी कि अमेरिकी फौजी को कितना अजीब किस्म का खाना, यानी उसकी क्वालिटी भी खराब है और उसकी क्वांटिटी भी जो है उनकी जिंदगियां भी दांव पर हैं, inhuman। और उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे वो अस्करी कुमक हो या फिर बाकी खुराक चीज़ें, वो भी मखदूश सूरत हाल में। अच्छा, 3 ऑप्शंस अगर देखा जाए डॉक्टर साहब अपना हुर्मुज़ के हवाले से, तो आपको इसमें से ज़्यादा चांसेस किसके दिखाई देते हैं कि अमेरिका का इस पर कंट्रोल हो, ओमान और ईरान का इस पर कंट्रोल हो, या फिर जंग से पहले की सूरत हाल हो, ये बगैर किसी रोक टोक के आमदोरफ्त जारी रहे? ये तो फाल निकालने वाला हिसाब हो गया, वो भी सुबह सुबह। लेकिन ये कि ओमान और ईरान इसका इंतज़ाम तो संभालेंगे ही, लेकिन फ्यूचर में फ्री तो ये नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी पुराने वाले रास्ते पे चली जाएगी। अमेरिका का कंट्रोल चाइना बिल्कुल नहीं होने देगा, नहीं चाहता है। अमेरिका को कंट्रोल फोर्स से करना पड़ेगा और फोर्स उसके पास है नहीं, चाहे वो जितना भी इस बात को छुपाए। उनके अपने जो हैं अपने उनके रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं कि उनके पास टोटल क्वांटिटी क्या है, लंबी जंग को कितनी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक कंसोर्शियम या सिंडिकेट ही होगा जिसके अंदर ओमान और ईरान जो हैं वो फ्रंट फुटिंग पे होंगे और गल्फ के कंट्रीज़ की किसी ना किसी तरह शमूलियत ज़रूर होगी। कोई 70-30% का हिसाब होगा, 70 डिवाइडेड बिटवीन ओमान एंड ईरान, और 30% गल्फ के कंट्रीज़ की भी शमूलियत इसके अंदर होगी, ताकि उनकी भी इंटिमिडेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एक होलिस्टिक किस्म का जो है वो प्लान बनेगा, जो इनिशियली ओमान और ईरान जो है वो मिलकर बनाएंगे। प्रोवाइड ओमान जो है वो अमेरिका का प्रेशर किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत छोटे छोटे बहुत वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, इनकी एग्जिस्टेंस को एकदम से थ्रेट हो जाता है। ये सिविलाइजेशनल स्टेट्स हमारी तरह नहीं है कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ी सी जो है वो बेरोज़गारी से, थोड़ी सी महंगाई से, थोड़े से इससे थोड़े से उससे हम सर्वाइव करने वाले हैं। हम जनरेशनल सर्वाइवर हैं, 7,000 सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। हम सिविलाइजेशन ये नेशन स्टेट हैं, 1900 की एक कंस्ट्रक्ट हैं। पीने का साफ पानी है नहीं, खाना उगा नहीं सकते हैं, ज़मीन इस काबिल नहीं है, तो सिर्फ दौलत है, वो भी एनर्जी की वजह से आई है। तो ये वल्नरेबल बहुत है। ओमान के ऊपर इतना शदीद प्रेशर है कि अमेरिका की तरफ से कि वो इस डील में से बाहर निकले, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पे कायम है और ईरान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का इंतज़ाम जो है वो संभालने की बातचीत उनके दरमियान हो रही है। और मैं फ्यूचर भी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का यही देखती हूँ कि विद द बैकिंग ऑफ चाइना, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर चाइना है तो विद द बैकिंग ऑफ चाइना एंड रशिया, क्योंकि हमें ग्लोबल साउथ को होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक टोटल एक कंसोर्शियम बनेगा जिसके अंदर कोई इन्वायरमेंटल फी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो ईरान लेगा। और ये अपने दोनों टेरिटोरियल क्लेम भी इनका है, इसमें इलीगल भी कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही इसको लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया चीमा से हमारे साथ मौजूद थी माहिर आलमी अमूर, और उनका ये कहना है कि इस सूरत हाल के अंदर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अमेरिका इस जंग को जारी रखेगा। बहरहाल बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि इस आग को बुझाया जा सके। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम शुरू होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 239 रन्स बना लिए हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे इस टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और फिर दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है क्योंकि उनका स्क्वाड इतना बैलेंस था कि उन्हें तब्दीली की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन हमने 4 तब्दीलियाँ की, लेकिन उसके बावजूद शायद वो तब्दीलियाँ भी हमारे लिए कारगर साबित नहीं हुई। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या लगता है हाफिज़ साहब कि इन तब्दीलियों से हमें कुफला है? क्योंकि हमने ये तो देखा है कि अभी दूसरा जो टेस्ट मैच है इसके 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए गए हैं, तो सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में दिखाई दे रही है पाकिस्तान के? जी हाफिज़ साहब, सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, सुबह खैर। जी आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, आपके 2 सवालात समझ आते हैं इस एक सवाल में। एक आपने फरमाया शायद सूरत हाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है। देखिए, तब्दीलियों का फ़ायदा, इसका फैसला भी टेस्ट मैच के इख्तिताम पर होगा और क्या सूरत हाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसका फैसला भी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के बाद होगा। लेकिन अगर आप इसका खेल के नुक्ता निगाह से जायज़ा लेते हैं तो तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल सवाल ये है, जिस बॉलर ने आपके आउट करता है आप उसको अगले टेस्ट मैच में बाहर बिठा देते हैं, और एक ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको आप ये कहकर मुंतखब करते हैं कि कैंप के दौरान इसने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया है और आपको यानी कि सेलेक्टर्स को उसकी बॉलिंग में बहुत बाइट नज़र आई है और बहुत काट नज़र आई है, और उसको एक ही टेस्ट मैच के बाद आप बाहर बिठा देते हैं। तो वो बाइट और काट या जो तीखापन था, क्या वो सिर्फ तरबियती कैंप तक ही महदूद था? तो फिर सवाल उठेगा उन लोगों पर जिसको उन्होंने मुंतखब किया। मोहम्मद अब्बास वो कि आउट करते हुए आ रहे हैं और आपके लीडिंग विकेट टेकर हैं, आपने उन्हें पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया है और उनकी जगह पर आप उबैद शाह को टीम में शामिल कर लिया है। तो ये बड़े संजीदा किस्म के सवालात हैं जो कि फैसला साजी के ऊपर सवालात उठते हैं और इसकी फिर तनकीद की जद में भी आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब्दीली की ज़रूरत क्यों है? क्या आप हर मैच में नई टीम खिलाना चाहते हैं? जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता है वो तो बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरते हैं। तो दूसरा सवाल जो आपका उसमें जो शामिल है कि क्या पाकिस्तान के कंट्रोल, सूरत पाकिस्तान के कंट्रोल में? ऐसा नहीं है। 235 रन लगभग उन्होंने स्कोर कर लिए हैं और अभी उनकी विकेटें बाकी हैं। इसमें वो कितने रन्स ऐड करते हैं ये देखना होगा आज के दिन के खेल में, और अगर वो 300 या उससे ज़ायद रन बना जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग का एक बहुत बड़ा और कठिन इम्तहान होगा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करता है। जिस तरह की बैटिंग हमारी है और जिस तरीके से हम खेलते हुए आ रहे हैं, ये मुश्किल होगा कि पाकिस्तान 300 या उससे ज़ायद रन जो वेस्ट इंडीज़ अगर कर लेता है तो उस तक जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से निस्बतन बेहतर दिखाई देती है और पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ये साबित किया है जब उन्होंने पाकिस्तान और बारिश के सबब खेल 15 मिनट तक शिकार भी हुए। अगर ऑन टाइम शुरू होता तो शायद परफॉर्मेंस जो उनकी मजीद बेहतर होती है, मजीद वो रन स्कोर कर पाते। अब हमारे बॉलर्स की अभी इम्तिहान चल रहा था, बैटर्स का भी इम्तिहान बाकी है कि बैटर्स हमारे कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर हाफिज़ साहब आपसे ये जानना चाहूँ कि अभी हमारे बैटर्स पर हम तकिया कर सकते हैं, बॉलर्स पर कर सकते हैं, किस पर हमें इन्हिसार करना होगा, किस पर हम इतना यकीन रखें कि हम बैटर्स की बदौलत जीत जाएंगे या हम बॉलर्स की बदौलत जीत जाएंगे? देखिए, जो निकाले गए क्या वो बुरी चॉइस थे? जिनको इन्होंने पहले एक टेस्ट मैच के बाद निकाला वो बुरी चॉइस थे। तो सवाल तो यही है, और कितना परफॉर्म करते हैं। देखिए, हाल में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तहान है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। आप तो 150 रन नहीं कर पाते। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता टेस्ट मैच खेली है उसमें क्या हाल था पाकिस्तान की बैटिंग का। तो अब ये जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक मुश्किल इम्तहान है पाकिस्तान की बैटिंग का सेकंड इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में जब ये जितने भी रन्स अभी वेस्ट इंडीज़ ने ऐड करने हैं ना, अभी वेस्ट इंडीज़ ने रन्स ऐड करने हैं, उनकी विकेटें बाकी हैं, वो कितने रन्स ऐड करते हैं, पाकिस्तान की बारी कब आती है, पाकिस्तान के बैटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारे सवालात हैं और इसका जवाब उन्होंने अपनी बैटिंग से देना है। लेकिन कोई इतनी आप कहें ना कि कंफर्टेबल पोजीशन में है पाकिस्तान,
या बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है या बहुत अच्छे एतमाद के साथ है, तो वो एतमाद बहरहाल सवालिया निशान है पाकिस्तान टीम का, और उसका जवाब सिर्फ कारकर्दगी से दिया जा सकता है। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है वो इतनी अच्छी नहीं है। शान मसूद ने पहले टेस्ट मैच में 100 किया था, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए। मोहम्मद अब्बास ने आउट किए थे 8, वो पैसे टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने उनको बाहर कर दिया है। आमिर जमाल को पहले टेस्ट मैच में शामिल किया, दूसरे में बाहर कर दिया है। सऊद शकील को यहाँ से भेजा गया लेकिन उनकी जगह पर अवैध जफर को खिला दिया गया है। ठीक है, वो एक सीनियर बैटर हैं जो कि आपके लिए मिडिल ऑर्डर में करते हुए आ रहे हैं, आपने उनकी जगह पर एक नए खिलाड़ी को शामिल कर दिया है। तो ये जो एक खपत है ना, या एक आपकी सोच है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कि तब्दीलियां करते रहो जी, तब्दीलियां करते रहो, ये करो वो करो, इधर उधर हाथ पांव मारते रहें। तो हाथ पांव मारना ज़रूरी होता है बिसा औकात, लेकिन क्या आप दुरुस्त फैसले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है मजमूई तौर पर, अगर आप इसको देखते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बड़ी एक सोच जहन में आती है कि ये जो इस वक्त लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं ना, सिस्टम तो नहीं लेकिन बहरहाल वो नाकाम ज़रूर हो गए हैं। उनकी अहलियत पर सवालिया निशान ज़रूर उठे हैं, और लगभग 29-30 महीने अगर किसी को काम करते हुए होंगे किसी एक इदारे में, और वो सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनके साथ एक भरपूर टीम हो और कोई उनमें मुदाखलत ना हो, कोई उनको एहतसाब ना हो, कोई उनको छेड़खानी उनके साथ करने की जरूरत और ताकत ना रखता हो, कोई पूछने की सवाल पूछने की जरूरत और ताकत ना रखता हो, तो उसको 28, 29, 30 महीनों के बाद उसको ये देख लेना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो रीसेट बटन यहाँ पर भी दबने की जरूरत है। ये जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, और गुज़िश्ता इस वक्त जो हालात है ना, आप WTC में इस वक्त WTC में सिंगल डिजिट में है पॉइंट्स के ऊपर, और 8 साल में गुजरे और बिलखुसूस गुजरे 29 महीनों में 28-29 महीनों में जो तबाहकुन फैसले हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, आज उनके जो नतायज हैं वो आप भुगत रहे हैं। आपके बॉलर्स खुरम शहजाद, आमिर जमाल एंड मोहम्मद अब्बास, क्या ये 2 टेस्ट मैच मुसलसल खेलने की अहलियत नहीं रखते? फिजिकल फिटनेस इनकी इजाजत नहीं देती, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ये ठीक नहीं थे तो इनके रिप्लेसमेंट को तैयार करना किसकी जिम्मेदारी थी? आज आप 9वें नंबर पर बैठे हुए हैं पॉइंट्स टेबल में, तो कौन इसका जवाबदेह कौन है? इसका जिम्मेदार क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इसके जिम्मेदार नहीं है? वो डिसीजन मेकर्स है ना, तो अगर उनके फैसले गलत हो रहे होंगे तो कौन उनसे पूछेगा? कौन जाके पूछेगा? ये ठीक है जी, आपने सिलेक्शन कमेटी लगाई, आपने कोचेज लगाए, सब लगाए, लेकिन क्या ठीक लगाए या नहीं लगाए? आप सिंगल डिजिट में हैं WTC के इसके ऊपर। अभी चूंकि पहला दिन हुआ है इस टेस्ट मैच का, काफ़ी वक्त बाकी है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान अच्छा खेले, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हैं वो ड्रॉप होते हैं, क्यों होते हैं? और जो कल का खेल है, आपके कोच की कोई हालत नहीं है, आपके कप्तान की कोई हालत नहीं है, फील्ड प्लेसिंग कहाँ पर होनी है, बॉलर आपके एक जगह पर एक लाइन पर गेंद नहीं कर पाते, वेवर्ड बॉलिंग होती है। अच्छा, आपकी बातों से तो हाफिज साहब लग रहा है कि हम दूसरे टेस्ट से भी कोई खास तवक्को ना रखें, और 26 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ का वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है अपने होम ग्राउंड पे पाकिस्तान से फतह का। लेकिन यूनुस खान साहब सीजन क्रिकेटर रहे हैं और अभी भी वो कौमी टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा चेयरमैन PCB से कहा था कि उन्हें जब भी मौका दें तो पूरी तरह से दिया जाए, उनके हाथ ना बांधे जाएं। उनका इशारा किस तरफ है? क्या उनको सिर्फ डमी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इख्तियारात कोई नहीं उनके पास? नहीं, यूनुस अभी तो नहीं है किसी भी मैनेजमेंट का हिस्सा। यूनुस खान ने अपनी एक एकेडमी का इफ्तिताह किया है कराची में, और ये उस तकरीब में उन्होंने इजहार ख्याल किया था। इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो काम नहीं कर रहे, लेकिन ये खबरें सुनी जा रही हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाना चाहता है। और जो गुफ्तगू उन्होंने की है कि उनको डमी के तौर पर या उनको इख्तियारात दिए जाएँ और मुकम्मल मौका दिया जाए, तो पाकिस्तान के 2009 के वर्ल्ड कप T20 जो हमने एक ही जीता हुआ, उसके वो कप्तान थे। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार क्रिकेटर हैं। मसला सिर्फ किसी का आना या ना आना नहीं है। और अब वैसे भी जुनैद साहब जो हालात है ना इस वक्त, किसी के आने या ना आने से, किसी के शामिल होने या ना होने से ना बहुत आगे निकल चुके हों। अब तो आप ऐलान कर रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसको पाकिस्तान के लिए हमने खिलाना है। उनका इशारा देखिए, वो खुद ही बता सकते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ और क्या मसाला है, लेकिन जो हमें समझ आता है हालात को देखते हुए, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वहाब रियाज भी हैं, आकिब जावेद भी हैं, शफीक भी हैं,
ठीक है, दर्जनों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के और हैं, मिसबाह हक भी हैं, सकलैन मुश्ताक रह गए, वकार यूनुस रह गए, ठीक है, इंजमाम रह गए, मुश्ताक रह गए, यूसुफ रह गए, अजहर रह गए, सारे क्रिकेटर्स ही हैं ना। तो असल तो आपको ढूंढना है कि खराबी है कहाँ पर। ये क्रिकेटर्स का आना जाना, ये इससे चीज़ें आगे निकल गई हुई हैं। और पाकिस्तान के इस मकबूल तरीन खेल का इस वक्त जो हाल है, अगर इस पर संजीदगी से गौर ना किया गया तो फिर आप हॉकी देख रहे हैं, स्क्वॉश देख रहे हैं, और गुजरे दिनों में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख ली है। तो जब तक हम इस आमियाना सी बहस में होंगे ना, उसको शामिल कर लें, उसको ले आएं, उसको शामिल कर लें, उसको निकाल दें, तो उस वक्त तक यही हालात रहेंगे। तो क्रिकेट आपकी तबाही के धाने पर खड़ी है और रीसेट बटन असल में हर जगह पर दबने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इस जगह पर जहाँ जिसकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं। आपके तमाम खेलों का बुरा हाल है, पुराने हाल कोई नहीं है। सारे खेलों का आपने बात की है, बुरा हाल है, वैसे तो ओवरऑल ही बुरा हाल है, लेकिन अरशद नदीम वो भी गोल्ड मेडल फाइनल में नहीं लेके आ सके, उनकी कारकर्दगी भी उतनी शानदार नहीं रही है, उसकी क्या वजूहात समझते हैं? आप खेले तरजीह नहीं है ना, खेले तरजीह ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। आप ये 11 लोगों का खेल है। अरशद नदीम साहब इंडिविजुअल गेम में अगर उनकी कारकर्दगी का मायार वो बरकरार नहीं रहा, जो कि आपको ओलंपिक्स में या दीगर मुकाबलों में नजर आया, तो क्या किसी को कोई उससे फर्क पड़ता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सिंगल डिजिट में है। पाकिस्तान की T20 में, टेस्ट में, वनडे में हर जगह पर बुरा हाल है। किसी को फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता ना। जो इस मुल्क की हुक्मरान हैं, जिनका ये काम है बुनियादी तौर पर, जिन्होंने बिल्कुल सही, ना ही हुकूमत को फर्क पड़ता है, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड को शायद उतना फर्क पड़ता है। और बेसिया है कि हमारे तमाम गेम्स, तमाम खेलें हमारी इस वक्त ज़बूहाली का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। और मौजू हमारा बहुत ही दिलचस्प भी है और अहम भी है, क्योंकि हर फैमिली के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ता है इस मौजू का। बेटे की शादी हर ख़ानदान की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ हुआ करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नई रफ़ाकत का आगाज़ नहीं होता, एक नए रिश्ते का आगाज़ नहीं होता, बल्कि ख़ानदानी ताल्लुकात की नई तरतीब भी इससे जन्म लेती है। और अक्सर माएँ ये महसूस करती हैं कि शादी के कुछ ही दिन के बाद उनका लाडला बेटा जो है उनके हाथों से फिसल गया है या पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि हकीकत में बेटे की मोहब्बत कम नहीं होती है, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और एक अच्छे शौहर बेटे और बाप का किरदार निभाने के लिए उसे अपने वक्त, तवज्जो और फैसलों में तवाज़ुन पैदा करना पड़ता है। और इसीलिए माँ बाप को ये लगता है कि शायद उनका बेटा अब उनसे दूर हो गया है या उनके हाथ से निकल गया है। हालांकि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो एक नई जिम्मेदारी उस पर पेरेंट्स ने खुद बड़ी खुशी से लाकर उस पर बिठाई होती है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या किया जाए कि ये रिश्ते ख़राब ना हों, और ना ही पेरेंट्स को ये एहसास हो कि बेटा उनसे दूर हो गया, और ना ही बीवी की किसी तरह से भी हक तलफी हो। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, माहिर तालीम, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर नुमाई कीजिएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान इसी बेस पर बिखर जाते हैं। माँ कहती है कि बच्चा मेरे से दूर हो गया, मेरा बेटा अब मेरा पहले की तरह फर्माबरदार नहीं रहा या मेरे हाथ में नहीं रहा, और बीवी का ये शिकवा होता है कि मेरे हकूक़ की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? बेटे को क्या कुछ करना होगा कि वो सारे रिश्तों में बैलेंस कर सके, उन्हें तवाज़ुन से लेकर चल सके? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस दिन बेटे की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, उस दिन से पहले जब वो पैदा हुआ था या जब पैदा हुई थी, उस पूरे पीरियड के दौरान उसके साथ लाड किया जाता है, उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, क्या एक भी दिन ऐसा उस बच्चे की, लड़के या लड़की की जिंदगी में आता है जब उसको खामद बनने या बीवी बनने की तरबियत दी जाती हो, या उस लड़के को जो है वो किसी का दामाद बनने की तरबियत दी जाती हो, या लड़की को ये बताया जाता हो कि सास के साथ क्या सलूक करना है? तो अचानक आप जैसे एक आदमी को, जो कि वैसे बड़ा स्मार्ट, हैंडसम हो और बालिग हो गया हो, आप उसको जहाज की सीट पर बिठा दें और उसे कहें कि ले भी आज से तुम पायलट हो, आज तुम जहाज चलाओगे, तो आप बताइए वो कैसे जहाज चलाएगा? ये सारी की सारी चीजें
पेरेंटिंग पर डिपेंड करती हैं। हमारा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे घरों में कोई पेरेंटिंग के अहदाफ नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी डॉक्टर वालिदैन साहब एक चीज़ तो मुमकिन है, वो ये कि अपने बड़ों को देख के सीखना। और मेरे ख्याल में मोस्टली केसेस में तो यही होता है कि जो घर का माहौल होता है वही असरअंदाज होता है, उसी को आगे बच्चे भी और आने वाली जनरेशन्स भी फॉलो करती हैं। तो बाकायदा तालीम दी जानी चाहिए, पेरेंट्स ये काम करें, बड़े बुजुर्ग करें या फिर असातिज़ा करें। अगर नहीं दी जा रही तो कौन दे? आपने जो बात की है वो इस प्रिजम्पशन पर की है कि घर में ऑलरेडी एक आइडियल माहौल क्रिएट हुआ है। यानी अगर तो घर के तमाम घरों के हालात स्टैंडर्डाइज्ड हो ना, हमें मालूम हो कि हर घर में मियाँ बीवी बहुत हुस्न सलूक से रहते हैं, वो अपने उस दूल्हा के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, वो सब तरबियत याफ्ता हैं, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसको सीख लेना चाहिए था अपने वालिदैन से और सब चीजों से। लेकिन हमारे घरों में तो कोई स्टैंडर्डाइज माहौल नहीं है ना, इसलिए मैं तो बहुत अरसे से इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि पेरेंटिंग एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड काम है। जिस वक्त एक बच्चे की शादी होती है, उसको उसी वक्त ये सिखाना जरूरी है कि जब अल्लाह आपको औलाद देगा तो उनकी तरबियत कैसे करनी है। और हमें इस बात का पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ने बताया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में बताया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो पेरेंटिंग का स्टाइल चेंज होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे को ऑटोनॉमी देना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे रिश्तों को निभाना सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चे पर हम ये कहते हैं कि खुद ही तुम सीख लेना। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि एक लड़का है, वो नालायक है, वो किसी वजह से नशे का आदी बन गया, वो काम नहीं करता, तो लोग कहते हैं इसकी शादी कर दो कि ठीक हो जाएगा। यानी उनका ख्याल है कि वालिदैन कुछ नहीं कर सके, एक 18 साल की लड़की के गर्दन पे छुरी फेरेंगे, उसकी कुर्बानी करेंगे और वो लड़की आके इसको सीधा कर देगी। तो हमारे यहाँ ये तरबियत के निजाम के फुकदान की वजह से इस तरह के, हाँ अलबत्ता जिन घरों में पहले बड़ी अच्छी रवायत होती है, बड़ा अच्छा तमद्दुन होता है, तो उसमें लड़का लड़की वो बड़े आराम से उसको बैलेंस कर लेते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर बच्चे तरबियत भी उनकी सही हो रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर रोशनी डालिएगा, बहुत सारी माएँ ऐसे, वो हम इस तरह के मुहावरे भी सुनते आए हैं, सास भी कभी बहू थी, और सास ने अगर कुछ महरूमियों में ज़िंदगी गुजारी है या उनके ससुराल उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया उन्होंने, तो वो फिर अपनी बहू से भी पूरा करने की कोशिश करते हैं इंतकामन भी, और फिर बहू की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है उस घर में रहते हुए, और फिर उसमें कहा जाता है कि जी अलग घर में शिफ्ट हो जाएँ, और तरह तरह की जो मशवरे हैं वो भी दिए जाते हैं रिश्तेदार दोस्त अहबाब की जानिब से या फिर लड़की के पेरेंट्स की तरफ से। तो क्या ये बदला लेने की रिवायत ये ठीक है कि अगर आपके साथ किसी ने सही सलूक नहीं किया, आपके ससुराल आपको अच्छे नहीं मिले, तो आप वो रिवेंज के तौर पर अपनी बहू के साथ भी करें? बेटा, एक चीज ये है कि क्या होना चाहिए और एक चीज है क्या होता है। जो आप बात कर रही हैं ना, वो आप ये बात कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके साथ बुरा सलूक किया गया है तो आप दूसरे के साथ ना करें, मगर इसके लिए उस शख्स की पूरी नफ्सियात का चेंज होना बहुत जरूरी है। वो जो खातून है, जो सास ऐसा करने जा रही है, उसकी नफ्सियात क्या डेवलप हुई है, वो किन हालात के अंदर गई है, उसका पहले से उसका अपना जो है मेंटल स्टेटस वो क्या था, ये इस पर डिपेंड करता है। आइडियली क्या होना चाहिए, वो मेरे और आपके बात करने से कोई भी शख्स चेंज नहीं होता। एडल्ट चेंज होते हैं एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के साथ, और ये जो लंबा प्रोसेस है ये बचपन से शुरू होना चाहिए। बचपन से घर के माहौल, असल चीज देखिए, बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा अपने वालिदैन से सीखता है, घर के अंदर जो सकाफत, जो तमद्दुन, जो तहजीब चल रही है उससे सीखता है। अब एक औरत जिसने हर वक्त घर में जुल्म सहा है, हम उससे तवक्को नहीं रखते कि जब वो सास बन जाएगी तो एकदम उसके अंदर कोई रूहानी तरीके से एक चेंज आ जाएगी और ये कहेगी अनलेस एंड अनटिल उसने अपने ऊपर खुद मेहनत नहीं की हुई या उसको किसी तरबियत के निजाम में से नहीं गुजारा गया, तो वो नेचुरली उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा और उसके पास खुद उसकी जस्टिफिकेशंस मौजूद होंगी। अच्छा, हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय इसके सोल्यूशन पर बात करें। सोल्यूशन ये है कि हमारे माहौल में, हमारे मिजाज में एक कंटिन्यूअस तरबियत का माहौल होना चाहिए। इस तरह के मौजू पर जब भी कोई चैनल वाला मुझसे बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप अपने प्राइम टाइम के अंदर ऐसे प्रोग्राम, ऐसी डिस्कशन शुरू करें जिनसे बाकायदा पेरेंटिंग और फैमिली लाइफ के बारे में तरबियत का निजाम हो। मैंने अपने तय ये कोशिश की है। मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फैमिली, हाउ टू हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ,
हाउ टू डू अ प्रॉपर कॉन्शियस पेरेंटिंग। इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है पेरेंटिंग के मौजूआत पर। तो हम सब कोशिश करें अपने तई, मैं इसकी कोशिश कितने सालों से कर रहा हूँ, आपसे ये गुजारिश है और खास तौर पे आपके सीनियर प्रोड्यूसर और आपके मालकान कि भाई आप पूरे मुआशरे को करते हुए अपने चैनल से बिस्मिल्लाह करें और अपने प्राइम टाइम के अंदर एक प्रोग्राम रखें जिसका नाम हो बच्चों की और खानदान की तरबियत। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह उससे मुआशरे में आप जैसे और बहुत से लोग और भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जो चीज ट्रेंड में आती है ना तो आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पे किसको बिठाया जाए? रियासत ये काम करे, घर ख़ानदानी माहौल या जो निज़ाम है उसको दोबारा से मरबूत करने के लिए, इस्लामी उसूलों के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक लाने के लिए हमें सज़ाएँ सख्त करनी होंगी, या फिर बड़े बुज़ुर्गों को ये बीड़ा उठाना होगा, असातिज़ा को, उलमा कराम को ये काम करना होगा? ज़िम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाए? बेटा आप अपनी अम्मी की इज्जत इस वजह से करते हैं कि मुल्क के कानून में लिखा हुआ है कि अगर अम्मी की इज्जत ना की तो आपको मार पड़ेगी। आप सच क्या आप सच इस वजह से बोलते हैं कि हुकूमत ने ये हुक्म दिया हुआ है कि आज से कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा? ये काम हुकूमत का, उलमा का, उसातिज़ा के बजाय मेरा और आपका है। ये काम मेरा है। मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने लोग हैं वहां से मैंने शुरू करना है, जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है वो आपने वहां से शुरू करना है, और उन सब के लिए हमें एक क्रिटिकल मास लोगों का डेवलप करना है। आपको इस बात का इल्म है, माशाल्लाह आप लोग बहुत ही यानी पढ़े लिखे लोग हैं, कि जिस वक्त एक मुआशरे में 20% लोग एक ही तरह की सोच के डेवलप हो जाते हैं तो वो एक तरह से ट्रेंड क्रिएट कर देते हैं, और सिर्फ 20% लोगों को आप एक जैसी सोच का बना दें तो 80% लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इसको प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं, PRETO, प्रीटो प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल था, लेकिन अब सोशियोलॉजी में भी मौजूद है। तो मुझे और आपको करना है। अगर माँ अपने बेटे की शादी के वक्त ये सोच ले कि अब बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है, अब मेरा इख्तियार उसके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, और बेटा बेचारा सिर्फ बैलेंस करने के चक्कर में माँ से थोड़ा फासले पर हो गया, तो माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया है। इस सूरत हाल में माँ को किस तरह से समझाया जा सकता है? अभी बहुत सारे घरों का ये मसला होगा, बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होंगी जो बैठ के देख रही होंगी, वो ख़वातीन भी, बेटे भी और बहुएँ भी। तो किस तरह से माँ को प्यार और मोहब्बत से समझाया जा सकता है कि आपसे छीना नहीं है, बल्कि अब उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं? बेटा ये अगर इतना आसान काम होता ना कि एक माँ को बुला के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से आपने एक वाज दिलवा दिया, मुझे बुला लिया, या हम तीनों बैठ गए, मैं, आप दोनों और मैं, हम तीनों ने कहा कि देखो आइंदा से तुम ऐसा ना करना, तो इस वक्त मुआशरे में ये सवाल ही पैदा ना होता। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। ये समझाने से कोई समझा है? मुझे आप बताइए, आप कभी समझाने से समझी हैं या मैं समझाने से समझाऊं? एडल्ट समझाने से नहीं समझता होता। एडल्ट को आगाही देने से आगाही नहीं मिलती। एडल्ट समझता है जब वो खुद चाहे कि मैंने करना है, और खुद चाहने के लिए इर्द गिर्द के माहौल में पूरी एक सकाफत को तब्दील करना पड़ता है। ये जितने भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं इनका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होता, इनका जो है हमेशा एक लॉन्ग टर्म। आज हम मेहनत करेंगे तो 25 साल के बाद वो मुआशरा बनेगा जिस मुआशरे के अंदर ये इकदार होंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने आज भी ये काम शुरू नहीं किया, और इसके शुरू करने के लिए हुकूमत के किसी कानून की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आप अपने घर से शुरू कर दें। अब आप छोटी सी अभी यंग हैं बहुत, लेकिन आप भी एक दिन सास बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज, और आप आज से ही अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और ये जो अपने आपके कोलीग बैठे हैं ये भी सुसर बनेंगे एक दिन, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज आज से ही आप अपनी तरबियत में ये शामिल करना शुरू कर दें, तो ये शिकायत आपकी बहू को नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम, मोटिवेशनल स्पीकर। बातें उन्होंने की है कि अपने घर से आगाज़ कर दें और आज से ही आगाज़ कर दें। आपके बच्चे वही करते हैं जो सीखते हैं आपसे, जो पेरेंट्स को करते हुए वो देखते हैं, तो इसलिए पहले अपने आप को सुधारिए, अपने इर्द गिर्द का माहौल बेहतर कीजिए ताकि आपके बच्चे फिर वही रोल मॉडल बनाएं और वही वो सीखें। बिल्कुल, तब्दीली हमें अपने आप से उसका आगाज़ करना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जनरेशन है वो बेहतर परफॉर्म करे, उन गलतियों से सीखे जो आज हमारा माशरा फेस कर रहा है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज भी होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा इकरा अजीज़, जिन्होंने पहली बार अपनी नौमौलूद बेटी सोफिया हुसैन का चेहरा मद्दाहों को दिखा दिया है,
और बड़ी खूबसूरत बेटी है माशाल्लाह से। पहले उनका एक बेटा कबीर हुसैन था और अब सोफिया हुसैन, जिनका दिलकश फ़ोटोशूट जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बहुत सारी दुआएं दोनों बच्चों के लिए और फैंस की तरफ से खूब सराहा जा रहा है उन्हें, और उनकी बेटी के लिए भी दुआएं की जा रही हैं। इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन रवाबस जनवरी में दूसरी बार वालिदैन बने थे और अदाकारा ने 27 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की पैदाइश की खुशखबरी देते हुए बताया कि 24 जनवरी को अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा है। और इकरा अजीज़ जो कि बहुत से ड्रामों में, बहुत से मूवीज़ के अंदर लीडिंग रोल कर चुकी हैं, बहुत से उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए ढेरों दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन से आप जानते हैं कि मौसम बरसात इस वक्त चल रहा है और उसके साथ बहुत सी मसाइल भी आते हैं, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत में कमी और खुशगवार मौसम की नवीद तो ये लाता है, लेकिन सेहत के हवाले से ख़तरात अपने साथ लेकर आता है। बहुत सी चीज़ें हमें मौफ़िक नहीं आती, नमी होती है, दर्जा हरारत में तब्दीली होती है, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा खाने पानी पीने की चीज़ों को भी मुतासिर करते हैं। तो कौन सी खुराक होनी चाहिए इसमें और किसका इज्तनाब करना चाहिए, ये हम बात करेंगे इस पर। बिल्कुल, क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो इसके अंदर हब्स भी बहुत ज़्यादा होती है, खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर वो खाना अगर हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, मेदे और आंतों के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जोहा अकरम मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे जोहा अकरम आपको, और जोहा साहिबा आप ही से जानेंगे कि आखिर फिर क्या किया जाए, किस तरह की खुराक खाई जाए। और मेरे ख्याल में तो वैसे खाना कम से कम बनाया जाए जो कि एक ही टाइम पे आपका ख़त्म हो जाए, उसको दूसरे या तीसरे टाइम पे ना ही लेके जाया जाए और फिर उसको फ्रिज में फ्रीज़ करना और फिर खाना। आप क्या कहती हैं, बेहतरीन तरीका क्या है मौसम गर्मा और मौसम बरसात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने अर्ज़ किया कि बरसात के मौसम में खाना पीना कैसा रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रोलिफरेट कर जाता है। जिस तरह हम लोगों को खाने पीने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह बैक्टीरिया को भी ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि बहुत ईजीली बरसात के मौसम के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कॉलरा और हेपेटाइटिस ए के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, हेपेटाइटिस ए का तो खैर वायरस होता है, और ये बाकी जो बैक्टीरिया मैंने अर्ज़ किया ये बहुत जल्दी प्रोलिफरेट या ग्रोथ कर जाते हैं। सारे बैक्टीरिया थे या बीमारियां थी, बड़ी इंग्लिश बीमारियां थी? हाँ, ये तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बरसात के मौसम के अंदर ख़ास तौर पर हमारे फूड आइटम्स के अंदर और पानी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है और डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है। अगर थोड़ा सा और कम्प्लेक्स बोलूँ तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो जाते हैं, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, गैस या ब्लॉटिंग, पेट की पेचीदगियाँ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं इस वजह से होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बरसात के मौसम में आखिर हम क्या खाएं। तो सबसे पहले तो बाहर के खाने से इशाल हमें इज्तनाब करना है। वी हैव टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक एंड फास्ट फूड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ये जो बरसात और मौसम गर्मा जो बीच में, क्योंकि गर्म मौसम होता है, इसलिए ज़रूरी ये है कि पानी के अंदर नींबू का रस शामिल करके चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बाज़ार से आम दस्तयाब जो कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई स्वीटन ड्रिंक है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी ज़्यादा होंगे, तो वेट गेन भी होगा और ये हेल्थ के लिए मुवाफिक नहीं है। एक और बात अर्ज़ करूँगी कि रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने के बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि बरसात के मौसम के अंदर स्टीम्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि हो गई भिंडी, जैसे कि हो गई करेले, जैसे कि हो गए तोरी, ये 3 सब्जियों का इस्तेमाल बरसात के मौसम में बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अमूमी तौर पे ज़ोया साहबा हमने तो देखा है कि जब बारिश होती है तो लोग पकौड़ों की डिमांड करते हैं, समोसे, चटपटी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे हाई डिमांड में होती हैं, तो इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्योंकि मौसम के साथ इनको हमने नत्थी कर दिया है। जुनेद भाई देखिए, अगर इसको बरसात के मौसम में बाहर से आप लोग खाएंगे, चाहे वो समोसे हों, कचौरी हो, पकोड़े हों, या फिर बाज़ार के बने हुए दही बल्ले हों, गन्ने का रस हो, सैलेड हो या चटनियाँ हों, तो ये मुवाफिक नहीं है, क्योंकि ये जिस हालात में बनते हैं वो आलूदा पानी के ज़रिए से उसकी मशीनें और ग्लासें और जो बर्तन यूज़ होते हैं वो आलूदा पानी से धोए जाते हैं, इसलिए ये मुवाफिक नहीं है कि हम बाहर से ये चीज़ें खाएं। हाँ, घर पे बनाकर अगर ऑयल को अच्छी तरीके से बार बार चेंज किया जाए, जिसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड की मिकदार ना हो और एक्रायलिन जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एक पिगमेंट है वो ना हो, तो फिर बहुत बेहतर है कि हम घर से बनी हुई अशिया खाएं।
बहुत अच्छा है कि बरसात के मौसम में आप बेशक घर में बनी हुई लस्सी और दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर रायते का इस्तेमाल करें जिसके अंदर पुदीने का इस्तेमाल करें। उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। दही के अंदर मैं कहूँगी कि पम्पकिन सीड्स की तरफ चले जाएं, पम्पकिन सीड्स ऐड कर लें, उसके अंदर सेसमी सीड्स ऐड कर लें, उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स ऐड कर लें। तो दही का क्योंकि कैल्शियम कंटेंट हाई होता है, जब हम उसके अंदर सेसमी सीड्स डालते हैं, सेसमी सीड्स का विटामिन डी कंटेंट हाई होता है जिसकी वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जल्दी अब्जॉर्ब करने लग जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है दही को सेसमी सीड्स के साथ खाना। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि प्रेग्नेंट ख़वातीन इस मौसम में किस तरह की एहतियात बरतें कि उनको डायरिया भी ना हो, वोमिटिंग, नोज़िया भी हो रहा होता है, तो उनको तो बहुत सिलेक्टिव सी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो इस मौसम के अंदर कि उनके भारीपन भी फील ना हो और उनके लिए हेल्दी भी रहे, क्या कुछ खाना चाहिए उन्हें? देखिए ईशान, इसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वो प्रॉपर डॉक्टर के फॉलोअप के साथ जो उनको सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए, एक तो वो तो लेती ही रहें, लेकिन इसके साथ साथ वो हर फूड ग्रुप में से एक बैलेंस पोर्शन का इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स में 6 to 11 का पोर्शन इस्तेमाल करें, मिल्क और मीट में से 2 to 3 का, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 3 to 4 सर्विंग्स और फैट स्पेरिंगली यूज़ करें। अंडा, दूध, दही, गोश्त का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती है, जिस तरह बच्चों की भी होती है, वो एक वल्नरेबल ग्रुप होती है, यानी कि उनको बहुत जल्दी बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी डाइट के अंदर 500 इजाफी कैलोरीज़ का इजाफा करें। यानी कि अगर वो 1 रोटी खाती हैं तो उसको 1.5 कर दें, अगर 1.5 खाती हैं तो हमल के दरमियान में उसको 2 तक ले जाएं। सैलेड का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। और एक बहुत प्यारी बात, हमल के दरमियान में ख़वातीन को चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी को निगलेक्ट मत करें। इन चीज़ों का मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिकल साइंस को बिल्कुल भूल जाएं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को भूल जाएं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी ज़िंदगी में मेडिटेशन से एक अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन पॉजिटिव रहेंगी तो हमल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। जैसे कि उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दरमियान में सूरह रहमान सुने और या फिर सूरह यूसुफ पढ़ लें या सूरह मरियम पढ़ लें, जो भी है कुरान के साथ एक कनेक्शन बनाएं, वक्त में भी बरकत डलेगी और साथ साथ इसके सेहत के हवाले से भी फ़वाइद होंगे और हमल में भी आसान। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जोहरा भाई, ये भी हमने देखा है कि अक्सर फफूंदी या फंगस जो है वो चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इस मौसम में, बरसात के मौसम में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो नमी है वो चीज़ों को मुतासर करती है। तो ये कि फ्रिज में कौन कौन से खाने रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने टाइम में उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, और ये फंगस है उससे बचने के लिए क्या कोई तरीका हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर फंगस से बचना है तो एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को समझाना चाहती हूँ कि जो हम रोटी और वाइट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आमतौर पे फंगस लग जाती है। तो बेहतरीन ये है कि हम इसको 12 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दें और फिर बाद में इस्तेमाल करें। तो जुनीद भाई, इसका फ़ायदा ये है कि ये रेट्रोग्रेड हो जाती है। अब आप पूछेंगे रेट्रोग्रेडेशन क्या है? अगर चावल, रोटी, वाइट ब्रेड फ्रिज के अंदर 12 घंटे रहते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और वो रेजिस्टेंट स्टार्च के अंदर बदल जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है, इसका ग्लिसीमिक इंडेक्स कम होता है, ये बॉडी के अंदर शुगर लेवल को स्पाइक अप कम करती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, वेट गेन नहीं होता। तो आमतौर पे आप देखते होंगे कि जब भी किसी का वेट गेन होता है तो हम वाइट ब्रेड, चपाती वगैरह बंद करते हैं। तो अगर आप उसको रेट्रोग्रेड कर लेंगे तो चपाती और वाइट ब्रेड आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12 घंटे फ्रिज में रख के उसको फिर इस्तेमाल करेंगे बगैर ऑयल के। ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपने अर्ज़ किया था कि फंगस का, मैंने बताया फ्रिज में कितनी देर खाना रखें। उसमें यह है कि देखिए बिजली आजकल बहुत जाती है, तो 2 से 3 घंटे, अगर आपका फ्रिज बहुत ही मयारी है तो मैक्सिमम 4 घंटे, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद वो खाना, चाहे वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो, सालन हो, दाल हो, उसको अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो बेहतर है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी ऐसी बदबू या कोई ऑर्डर फील हो रहा हो, जो चीज़ सही ना लगे वो सही नहीं होती, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, मैं ये कहूँगी। और फ्रीज़र के अंदर 24 से 48 घंटे तक चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम बरसात के साथ ये जोड़ा जाता है कि इस मौसम में गोश्त का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो बेहतर है। डायरिया होने के खदशात होते हैं, तो क्या गोश्त को अच्छे से पकाकर अगर खाया जाए तो भी डायरिया के खदशात होते हैं, या फिर गोश्त से अवॉइड करना चाहिए? और दूसरा, पानी में हमें कौन कौन सी ड्रिंक्स, कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए, और क्या सादे पानी का नेमुल बदल जूसेस हो सकते हैं? अगर हम जूसेस ले रहे हैं, सादा पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता और हमने जूसेस का इंटेक अच्छा खासा कर लिया है दिन में, तो क्या वो उसका नेमुल बदल हो सकता है? अच्छा ईशा, गोश्त के बारे में ना ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो गोश्त के चंक्स को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन के अंदर बना है। अगर गोश्त को घर पर सही तरीके से कुक किया जाए और मीट टेंडराइज़र उसके अंदर डाला जाए, बेहतरीन है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि जूसेस के अलावा पानी बेहतर है। पानी का तो नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। मैं वाटर थेरेपी, पानी सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच ज़ोहरा साहब, वक्त की कमी है और ये मुफीद मशवरे इस पर अमल करके हम इस मौसम में अपनी सेहत को मुतासर होने से बचा सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।